हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी यूट्यूब के कमेंट्स में और आपके मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम में लिखना कैसे, वो बताइए। तो बच्चों, एग्ज़ाम पे लिखने के लिए ही कि लाइक व्हाट इज़ द अप्रोच, कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे लिखोगे। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आती है, प्रॉब्लम आपको आती है बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखे तो लिखे क्या। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें जरूर याद रहती है, आपको सर का समझाया हुआ कंसेप्ट ध्यान पे जरूर रहता है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रहता है, आपको प्रोविजन याद नहीं रहता और आप घूम जाते हो कि यार मुझे आता तो है बट इसको मैं लिखूँ कैसे। लाइक कंसेप्ट तो मेरे क्लियर है बट इसको मैं लिखूँ कैसे। तो उसके लिए ही आज हमारा एक वीडियो है कि हाउ टू राइट इन एग्जाम। अब एग्जाम में लिखना कैसे, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चों, एक चीज़, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना आना चाहिए। अगर आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलने नहीं आता है तो बहुत तकलीफ हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना मतलब क्या होता है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी से मतलब बेटा, एक चीज़ समझ के लो, एग्जामिनर के पास आपकी अकेले की कॉपी नहीं है, उसके पास हज़ारों कॉपी आती है, ठीक है। और अभी आप देख ही रहोगे आईसीआई के रिफॉर्म्स में क्या चल रहा है कि भाई हमको राइट टू रीचेकिंग चाहिए। अभी तक राइट टू रीचेकिंग अभी मिला नहीं है, उसके लिए कमेटी बैठी है। तो राइट टू रीचेकिंग अभी फ़िलहाल तो आपको मिला नहीं है, तो आप जो वहाँ पे लिखते हो ना, आपको वो जानता ही नहीं है। उसके पास ऐसी हज़ारों कॉपी आती है और न जाने वो लोग किस मूड में चेक करते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता भी है ना और आपने पूरा कट टू कट मॉड्यूल का लिखा भी है ना, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं देता है। कारण क्या है पता है क्या? उसके पास इतनी सारी कॉपी होती है, हर एक कॉपी को इतना ध्यान देने वाला नहीं है। और एक चीज़ आप समझ के ले लो, अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलता हूँ, अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में अगर कोई तकलीफ नहीं आ रही है ना, आपके मार्क्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में तकलीफ आ रही है, आपके मार्क्स में तकलीफ आएगी। अब आप फॉर सपोज एक एग्जांपल देके देखो, उसके पास फॉर सपोज 1000 कॉपी है, बरोबर है, और 1000 कॉपी में इंस्टीट्यूट उसको एक टाइम लिमिट बता देता है कि आपको इतनी कॉपी इतने समय में चेक कर रहा है। तुमको लगता है क्या वो एक एक कॉपी के एक एक आंसर और एक एक लाइन चेक करता है? नहीं। अच्छा, रही सही कसर में अगर आपकी गलती से राइटिंग खराब है, राइटिंग जिसकी खराब है भैया, आपको तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है देखना। क्योंकि अगर राइटिंग खराब है तो कैसे नीटली सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको एक तो चीज़ ये बता दिया कि भाई वो आपको जानता नहीं है, वो आपके इमोशंस को नहीं जानता है। उसके लिए आप सब एक और, उसके पास 1000 कॉपी होती है चेक करने के लिए, आपकी कॉपी में कट टू कट आंसर भी रहेगा, उसके बाद भी आपको मार्क्स नहीं देगा। क्यों? शायद उसकी नज़र उन सारे आंसर उस कट टू कट लाइन पे नहीं गई, क्योंकि उसको आंसर प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा था। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि उसकी साइकोलॉजी से कैसे खेलना है, कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। और एक चीज़ मैं फिर आपको वापस से बोल रहा हूँ, एग्जामिनर को अगर आपकी कॉपी चेक करने में तकलीफ हुई, आपके मार्क्स में तकलीफ होगी, ये बात आप लिख के ले लीजिए। एग्जामिनर को तकलीफ देना नहीं है। एग्जामिनर को तकलीफ ना देने के लिए क्या करें? उसका आंसर है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। जितना सुंदर प्रेजेंटेशन रहेगा, जितना उसको आंखों को कम तकलीफ होगी आपके आंसर शीट को चेक करने में, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बराबर है क्या? तो मैं आपको जो आज आंसर्स बताने वाला हूँ, जो मैंने अपने बच्चों को क्लास में ही राइटिंग प्रैक्टिस कराई है कि भाई एग्ज़ाम में लिखना कैसे होता है, तो वही सारे आंसर शीट जो मैंने बच्चों के टेस्ट लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने उनको आंसर्स डिक्टेट कराए कि आंसर्स कैसे लिखना होता है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो बच्चों ध्यान देना, और थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बताऊँगा ये आंसर्स लिखने के बाद, मतलब आंसर्स आपको समझाने के बाद। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले शुरुआत होती है, एक बेसिक क्वेश्चन है, पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। जैसे कि ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, बराबर है क्या? ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने अपने मैराथन लेक्चर्स में भी बताया था। अब मज़े की बात ये बच्चों, आप इसको लिखोगे कैसे? ये आप सबको पता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है।
मज़े की बात ये होती है कि सर इसको लिखना कैसे है। और बच्चों लिखना, सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, लिखना आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं है, लिखना आपको पॉइंट में है। तो अब देखो इसका जो मैंने आपको आंसर लिखवाया है कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, सबसे पहला आंसर मैं आपको दिखा के लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारी क्लास का आंसर है। तो देखो बच्ची ने क्या लिखा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे पहले आपकी आएगी हेडिंग। ये होता है प्रेजेंटेशन का तरीका। ये सबसे पहले आपकी आएगी हेडिंग। बच्ची को मैंने यहाँ पे बोला था एक लाइन छोड़ने का, उसने छोड़ा नहीं, बट आप जरूर छोड़ना अगर ये आएगा तो। एक लाइन छोड़ने के बाद देखो इसने 1 2 3 4 और 5 मार्क्स, मतलब सॉरी 5 पॉइंट्स में इसने क्या लिखे हैं, आंसर्स लिखे। तो देखो सबसे पहला उसने इक्वेशन बनाई है कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो इसने लिखा दस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। बराबर है, ये आपको सबको पता ही होगा। यहाँ पे मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा, मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ कैसे लिखने। तो दूसरा उसने लिखा देखो ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहता है जिस एग्रीमेंट में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। दूसरा तो देखो 2 पॉइंट। तीसरा उसने एक्चुअल में दूसरे वाले पॉइंट का एग्जांपल लिखा है कि भाई ए इनवाइट कर रहा है बी को उसकी वेडिंग में और बी एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है, ये सोशल नेचर का, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। ये उसने एग्जाम्पल दिया। किसका एग्जाम्पल दिया बच्चों, इसका एग्जाम्पल दिया। देखो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो दिमाग में आता है कि यार ऐसे कौन से हैं जिसको अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। तो उसने यहाँ पे ये बताया कि भाई ये वाला जो एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर ऐसा एग्रीमेंट जो कि अनलॉफुल है, जो इमोरल है, जो इलीगल है, जैसे स्मगलिंग हो गया, मर्डरिंग हो गया, ये आप कंसिडर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 पॉइंट पे। चौथा और बोले और भी ऐसे कुछ एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड है, अनइंफोर्सेबल है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो इसने बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश की, देखो एग्रीमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है। एग्रीमेंट के अंदर इमोरल भी आ जाता है, मॉरल भी आ जाता है, लॉफुल भी आ जाता है, अनलॉफुल भी आ जाता है, लीगल भी आ जाता है, इलीगल भी आ जाता है। लेकिन कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो बोले वही बनता है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होता है। तो नीचे वही लिखा है देखो, एग्रीमेंट टू बेट, वेजरिंग एग्रीमेंट, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये सारे क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इसीलिए क्या बोला, हेंस ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये लास्ट पे आपको कंक्लूड करना है। ये क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अगर ये आपने लास्ट में नहीं लिखा तो क्या होगा। अब देखो आपको क्या बोला अल्टीमेटली क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको बोला ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। सारे बच्चे लिख के आ जाते हैं, बोले यस स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा है वैसा है, बट कंक्लूड कोई नहीं करता है। कंक्लूड यूं ही करना है, ऐसे यस हेंस। आपको कमेंट करने बोला है ना, तो ये कमेंट वाला पॉइंट है, ये कमेंट वाला पॉइंट है। यस हेंस ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इस तरीके से लिखना है। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था तो आपने देखा होगा, देखो कितने सुंदर इसने 5 पॉइंट लिख के लिए, ठीक है, हालांकि लिखवाया मैं नहीं है। तो ये 5 पॉइंट है। अब ये 5 पॉइंट में आपको लगता है क्या, अगर आप ऐसे एक एक तोड़ के लिखोगे, जब वो चेक करेगा आपकी कॉपी को, उसको एक तरफ भी तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि एक तो आपने हर पॉइंट के बाद, हर एक रैशनल के बाद पॉइंट छोड़ा, जो उसको बहुत सूदिंग लगेगा चेक करने में। और आप सोचो यही चीज को, जैसे मान लो फॉर सपोज आपके मॉड्यूल में पैराग्राफ वाइज दिया है, पैराग्राफ वाइज दिया और मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करने बोलता है, यही चीज को अगर आप पैराग्राफ में लिखते, आप खुद इमेजिन करो बीइंग अ ह्यूमन, आपको कौन सी कॉपी चेक करने में ज्यादा ईजनेस आती। जिस कॉपी को चेक करने में ज़्यादा आपको ईजनेस आएगी, आप मान के चलो मार्क्स आपको उस पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ जो मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे टेस्ट पे दिए थे। अभी अगर आपको दिखेगा एक डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, उसके लीगल प्रोविजन सेकंड वाले में, बट मैं आपको लेके चलता हूँ फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, देखो एक फिल्म एक्टर है, अपनी डॉटर एक्स इन्वाइट कर रहा है वाई को, वाई एक फिल्म एक्टर है, अपनी डॉटर की एंगेजमेंट में और डिनर पार्टी में वाई एक्सेप्ट करता है उसका इनविटेशन, लेकिन आता नहीं है। एक्स ने स्पेशल अरेंजमेंट किया होता है और वाई आता नहीं है, इसलिए वजह से एक्स को बुरा लगता है। और अब एक्स चाहता है कि वो वाई को परस्यू करे कि भाई उसको वो हुआ है स्पेशल अरेंजमेंट करने में जो भी तकलीफें हुई है, उसके लिए वो क्या करना चाहता है, एक्स वाई के ऊपर स्यू करना चाहता है। तो अब इसका आंसर आप लोग को भी पता है कि अगेन सोशल नेचर का है, अगेन सोशल नेचर का है, इस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई पार्टीज का लीगल इंटेंशन नहीं था, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बट इसको लिखना कैसे है वो अपने को समझ के लेना है। तो देखो इसको लिखने का भी तरीका ऐसे ही है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10
ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपकी शुरुआत ही ऐसी होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सेक्शन 10 पे क्या है तो देखो वैसे आएगा कि वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन 10, वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट क्या है, उसमें बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन उसमें वन ऑफ द इसेंशियल क्या है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम। समझा आपको? तो आपको शुरुआत किधर से करनी है आपको समझ में आ रहा है? जहां पे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आ रहा है, जिसको हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन। ये सबसे पहली चीज है, या तो केस लॉ, क्योंकि कुछ के जगह में प्रोविजन नहीं है, डायरेक्ट केस लॉ है। दूसरा आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस यानी कि थोड़ा सा वो क्वेश्चन में बताया क्या है वो। एंड तीसरा आपको करना है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है आंसर को जो पूछा गया है। अब आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में पूछा क्या, अगर आप देखेंगे तो आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है एडवाइस करो, एक्स सीकिंग योर एडवाइस। अगर आपको ये दिख रहा होगा एक्स आपकी क्या मांग रहा है, एडवाइस मांग रहा है, तो ये कंक्लूजन के अंदर आएगा कि हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, बरोबर है क्या? तो अब अगर आपको मैं आंसर बताऊं इसमें, तो देखो यहाँ पे इसने आंसर कैसे लिखा है। सबसे पहले प्रोविजन, कैसा प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में क्या बोला, बोले वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 10 क्या है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन देम। अगर ये नहीं है, ये लीगल ऑब्लिगेशन वाला एलिमेंट नहीं है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है, देखो सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोविजन, ये सेक्शन 10 की वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन, सेक्शन 10 का प्रोविजन। अब मैंने आपको बोला था आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, तो दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो देखो यहाँ पे लिखा है, हियर इन द इंस्टेंट केस द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई वाज अ सोशल एग्रीमेंट। यार बेटिंग एंगेजमेंट में बुला रहा है यार, कोई ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो दिख ही नहीं रहा है कि आना ही पड़ेगा। हो जाता है कभी बुलाया और नहीं आया, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है। अब देखो ये कंक्लूजन है, ये क्या है, कंक्लूजन, जो मैंने आपको बोला था कि देखो हेंस इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस, इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजन, यानी कि ऊपर दिए गए फैक्ट्स और प्रोविजन को ध्यान पे रखते हुए हम सिचुएशन में कंक्लूजन में आते हैं, X has no right to sue Y for losses because the agreement between X and Y was of social nature। इसलिए X के पास कोई राइट ही नहीं है उसको स्यू करने का। एंड देयर वाज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, इसलिए X उसको केस नहीं कर सकता। और X ने अल्टीमेटली एडवाइस ही मांगी थी, दे दी आपने एडवाइस, बराबर है क्या? अच्छा, ये होने के बाद मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन में लेके जाता। अभी आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे, एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखो 6 वाला, एस ऑफर टू सेल बी हिज कार फॉर ₹3 लाख। टी खड़ा है सामने में और टी ये बोल रहा है कि अगर बी नहीं खरीदेगा कार को ना, तो मैं खरीद लूंगा कार को, बरोबर है क्या? तो आपको इस फैक्ट्स के बेसिस में 2 क्वेश्चन बोला है, क्या एस और टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और दूसरा आपका व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ टी, मतलब टी किस पोजीशन में रहता अगर एस पैसे लेके आ जाता और बोलता ये लो पैसे और मुझे कार दे दो। तो एक्चुअल में इसका जो प्रोविजन बैठेगा, प्रोविजन आएगा एक्सेप्टेंस वाला। तो उसका आपको मैं आंसर बता के लेता हूँ क्या लिखा है। ये 6 वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन। तो सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, तो आपको देखो प्रोविजन कैसे लिखना है, एज पर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट when the person to whom the proposal is made signifies his assent। यहाँ पे क्या लिखा है, when the person, और देखो इसने हाईलाइट किया हुआ है, to whom the proposal is made, जिस इंसान को ऑफर किया गया है एक्सेप्ट वही कर सकता है। signifies his assent, the proposal is said to be accepted। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट आंसर ही करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो पहले प्रोविजन, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, देन कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन तो आपको पता चली गया। अब देखो एज पर सेक्शन 2B उसने पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बताई, फिर देखो क्या लिखा है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर आपको अपने एक्सेप्टेंस को वैलिड बोलना है तो लीगल रूल क्या है कि भाई एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। यहाँ पे इसको ऐसा लिखना था, वन ऑफ द लीगल रूल्स, वन ऑफ द लीगल रूल लिखना था, क्योंकि एक ही लीगल रूल के बेसिस में हमारा ये आंसर है, वन ऑफ द लीगल रूल रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। तो बोले देखो इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। इसके लिए एक बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का केस है जिसने इसको मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है इन द इंस्टेंट केस एज ऑफर वाज स्पेसिफिकली मेड टू बी एंड नॉट टू टी। बरोबर है क्या? इन द इंस्टेंट केस। तो ये एक्चुअल में फैक्ट्स बताना चाह रही थी। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि भाई सबसे पहले आता है क्या? प्रोविजन, फिर क्या आता है? फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये प्रोविजंस हो गया फैक्ट्स। तो बोले इंस्टेंट केस में क्या हुआ? एज द ऑफर वाज स्पेसिफिकली मेड टू बी एंड नॉट टू टी। बराबर है। एज द ऑफर वाज स्पेसिफिकली मेड टू टी एंड नॉट टू टी। बराबर है क्या? ये फैक्ट्स है कि ऑफर किसको दिया गया था? बी को दिया था, टी को नहीं दिया था। ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। तीसरा, अब आपको कंक्लूड करना है। तो कंक्लूजन में आपको दो चीज पूछी है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एस और टी के बीच में आएगा, और मान लो टी बोलता है एस को ये लो पैसे और मुझे दे दो कार, तो क्या होगा? तो देखो इनने क्या लिखा है कंक्लूजन में, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि प्रोविजन को ध्यान पे रखते हुए और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एज रिगार्ड्स यानी कि सिचुएशन 1 के बारे से अगर बात करें, नो कॉन्ट्रैक्ट अराइज बिटवीन एस एंड टी, क्योंकि टी को तो ऑफर ही नहीं किया था। दूसरा, हियर टी इज मेकिंग ऑफर टू एस, एस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द टीज ऑफर, क्योंकि टी बोल रहा है ये लो पैसे बोल रहा है, यानी कि वो ऑफर कर रहा है। तो आपको देखो इस बेहतरीन तरीके से, इस सफाई से इतना तोड़ तोड़ के आपको आंसर लिखना है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बैठा बैठा के डिक्टेट करा के मैं खुद लिख पाता हूँ, और ये मेरे स्टूडेंट्स की ही कॉपी है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जो चीज़ क्लास में हो रही वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब जाकर आपको ये मार्क्स देगा। अब आप खुद सोचो, अगर आप ये प्रेजेंटेशन अगर लिखते हो, अगर आप ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो, वो आपको मार्क्स कैसे नहीं देगा? वो मार्क्स काटने के लिए उसके पास कोई रूम ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपने नीटली एक एक चीज बताई है। आपने पहले प्रोविजन बताया कि देखो किस प्रोविजन के बेसिस पे मैं आंसर कर रहा हूँ, फिर आपने फैक्ट समझा दिए कि फैक्ट्स ऐसे, फिर आपने कंक्लूजन बता दिया। अल्टीमेटली जो आपसे पूछा गया आपने वो कंक्लूड किया प्रोविजन के बेसिस पे। ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आंसर करना है ना। एक आध क्वेश्चन आपको और बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल केस स्टडी में कैसे बनाया जाता है। तो मैं फर्स्ट यूनिट में इतना ही आपको बताता हूँ। मैं आपको एक बार सेकेंड यूनिट में लेके चलता हूँ। सेकेंड यूनिट में अगर आप देखोगे तो एक आपको सेकेंड यूनिट में बहुत बेहतरीन हॉट टॉपिक है, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम सेक्शन 2D में आपको जो डेफिनेशन दी है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो और एनी अदर पर्सन का मतलब कंसीडरेशन चाहे तो थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। उसके लिए बहुत लैंडमार्क केस आपको बताया हुआ है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। अब चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला जो केस है उसके बेसिस पे देखो मैंने यहाँ पे केस लॉ लिखाया हुआ है, और इस केस लॉ का यानी कि अब अगर आप देखोगे तो चिन्नैया वर्सेस रमैया में एज सच कोई प्रोविजन नहीं है, जो है प्रोविजन डेफिनेशन में ही है, यानी कि उसके अंदर प्रोविजन भी आता है और केस लॉ भी आता है। तो सर जहाँ पे प्रोविजन भी आ रहा है और केस लॉ भी आ रहा है उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट करके हम लिख सकते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ के लेना है, जिसमें देखो बोल रहा है एक्स है, उसने ट्रांसफर किया हाउस अपनी डॉटर को, डॉटर का नाम है एम, और एम को उसने क्या दिया? गिफ्ट। गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड बाय एक्स, द गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड बाय एक्स। उसमें कंडीशन लिखी थी, एक डायरेक्शन था कि जो एम है, जो उसकी डॉटर है, उसको 5000 रुपये पे करना पड़ेगा एन। एन कौन है? एन जो है वो सिस्टर है एग्जीक्यूटेंट की, एग्जीक्यूटेंट यानी कि एक्स की। एक्स ने जो गिफ्ट डीड करके जो एम को गिफ्ट दिया है, उस एग्जीक्यूटेंट की सिस्टर है कौन? एन। तो एक्स एम को गिफ्ट कर रही है, गिफ्ट डीड में एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बोल रहा है कि एक्स बोल रहा है एम मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ, अपनी डॉटर को गिफ्ट दे रही है, लेकिन बोल रही है तुझे अपनी मासी को यानी कि अपनी सिस्टर को 5000 रुपये देना पड़ेगा पर मंथ। बरोबर है क्या? बाद में कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ? एम ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उसने भी एक डीड बनाई इन फेवर ऑफ एन यानी कि मासी को, कि बोले मासी, माँ ने बोला आपको 5000 रुपये देना है, उस कंडीशन में वो मुझे गिफ्ट दे रही है, तो मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको 5000 रुपये दे दूंगी। आफ्टरवर्ड एम रिफ्यूज टू पे, एम ने बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगा एन को, क्योंकि एन की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। अब आपको बोल रहा है डिसाइड विथ रीजंस वेदर एम इज लायबल टू पे द सेट सम टू एन। आपको डिसाइड करना है क्या एम को एन को पैसे देने पड़ेंगे क्या? अभी 100% देने पड़ेंगे। चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस है, इसको मैंने अपने मैराथन लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। अब आप इसको समझ के लो, इसको लिखना कैसे? तो अगेन मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले प्रोविजन,
और लिखा था स्लैश करके केस लॉ, प्रोविजन के साथ अगर केस लॉ है तो केस लॉ लिखना है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, फिर आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने कंक्लूजन को लिखना नहीं समझा, जिसको कंक्लूजन की फ्रेमिंग नहीं आती है, वो बहुत मार्क्स उसके कट सकते हैं उस केस में, क्योंकि कंक्लूजन ही तो अल्टीमेट मुद्दा है। एग्जाम्पल सबको याद होते हैं, कंसेप्ट सबको याद होता है, लेकिन कंक्लूड करना फाइनली, यानी कि डिसाइड करना वेदर रीजंस, आपको बताना है विद रीजंस कि भाई पे करना है कि नहीं करना है, रीजन समझाना है। तो अब उसका आंसर आप देख के लो, उसका आंसर आप कैसे दोगे सामने वाले को, कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले देखो आप क्या लिखोगे, लीगल रूल रिगार्डिंग कंसीडरेशन। लीगल रूल, कंसीडरेशन के लिए लीगल रूल क्या है, तो जैसे मैंने बताया था पहले प्रोविजन, तो यहाँ पे देखो लिखा है कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मैं कंसेप्ट में इसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है वो 100% इसको समझ पा रहे हो, और जिन बच्चों को नहीं पता है आप मेरे मैराथन लेक्चर के सेकेंड यूनिट में जा सकते हो, और सेकेंड यूनिट में मैंने चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस लॉ डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप प्रेजेंटेशन में फोकस करो। तो देखो कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये पहले प्रोविजन हो गया। फिर हमने बताया इंडिया में कंसीडरेशन आ सकता है फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन में, इंग्लैंड में अदर पर्सन से कंसीडरेशन नहीं आ सकता है, प्रोविजन हो गया। फिर अपन ने प्रोविजन में और क्या बताया, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन जो दी हुई है सेक्शन 2D में, वो एविडेंस देती है अबव रूल का। अबव रूल का यानी कि जो कंसीडरेशन थर्ड पार्टी से आ सकता है उसका एविडेंस क्या लिखा है, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person does something such an act is consideration। मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन भी अगर देता है कंसीडरेशन तो उसको भी हम कंसीडरेशन मानेंगे, जरूरी नहीं तो प्रोमिसी। ये तो क्या हो गया, प्रोविजन। अब अगर आप देखोगे तो कंक्लूड किया हैंस देयर इज अ स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन बट इट्स नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो प्रोविजन था। अब देखो बच्चों इसमें केस लॉ भी है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट करते हुए देखो, जैसे इस बच्ची ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए उसने कैपिटल लगाया, चिन्नैया वर्सेस रमैया पूरे कैपिटल वर्ड्स में यूज किया ताकि वो दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना आना चाहिए। एग्जामिनर को आप दिखा रहे होते, मेरे को केस लॉ पता है चिन्नैया वर्सेस रमैया। आपके अगर आप मैं एमटीपी और आरटीपी और मॉड्यूल की बात करूं जहाँ पे आंसर्स आपको दिखाएं, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, द फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस इज सिमिलर टू द केस, और केस का नाम लिख देते हैं। अलग से केस लॉ का नाम नहीं लिखते। अब उसमें क्या होता है, वो मर्ज हो जाता है साथ में। अगर आप एक ही लाइन में केस लॉ का नाम लिख दोगे लाइनिंग के साथ, वो शायद उसकी नजर भी ना जाए उस केस लॉ पे। लेकिन जब आप दिखा के लिखते हो अलग से हेडिंग करके, देखो ये मैंने लिखा है, ये क्योंकि मैंने ही उनको अलग से बोला था कि लिख के लेना कि भाई अलग से उसको दिखना चाहिए कि आपको ये केस लॉ आता है, प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। तो ये चिन्नैया वर्सेस रमैया उसने खुद हाईलाइट करवा के हमने लिखवा के लिया। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है द फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस इज सिमिलर टू द केस रेफर्ड अबव। जहाँ पे एक ओल्ड लेडी ने गिफ्ट किया था, वो केस लॉ आपको पता है, अपनी डॉटर को दिया था, और वही बोला था कि अपने मैटरनल अंकल को आपको क्या देनी है, एन्यूटी देनी है। तो उसके ही बेसिस में बोला कि ये केस लॉ सेम है जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया में बोला था, और सेम चीज बोली। और फिर उस केस का डिसीजन बताया कि देयर वाज सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। ये उस चिन्नैया वर्सेस रमैया का डिसीजन है। और अब ये अपना कंक्लूजन है, फाइनली कंक्लूजन जो अपने को पूछा था, बताओ एम को पैसे देने पड़ेंगे। ये जिसने नहीं लिखा उसके मार्क्स तो यूं ही कट जाएंगे। आपको प्रोविजन याद है, आपको केस लॉ याद है, लेकिन आपको कंक्लूड करना नहीं आ रहा है तो कोई सेंस नहीं आ रहा। कंक्लूजन ही तो मेन है। जिसने कंक्लूड नहीं किया उसको मार्क्स कैसे मिलेंगे। प्रोविजन तो सबको याद रहते हैं, एग्जाम्पल सबको याद रहते हैं, कंक्लूजन मेन है। तो देखो लिखा है अप्लाइंग द अबव प्रोविजन एंड केस लॉ रेफर्ड अबव। उस प्रोविजन को अप्लाई किया और केस लॉ को अप्लाई किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, M is liable to pay कितना 5000 to N as there was sufficient consideration for N given by X। X ने जो डायरेक्शन दिया था ना, that M shall pay a sum of rupees 5000, वो sufficient consideration था। Hence अब फाइनली देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, यही तो अपने को आंसर में पूछा था। Hence M is liable to pay the said sum to N। इतना लिखने के बाद आपको कंक्लूड करना, यस इसकी वजह से M को N को पैसे 5000 रुपए देने पड़ेगी। समझ में आई क्या आपको बात। तो ये आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और एक बात आपको मैं बता रहा हूँ गलती से, जैसे कि मान लो आपको वो आ जाता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन आ जाता है, तो डिस्टिंग्विश आप लोग कैसे लिखते हो आपको पता है क्या। दो तरीके होते हैं डिस्टिंक्शन लिखने के। पहली बात आपको मैं बता दूं, डिस्टिंक्शन बिटवीन में कभी भी आपको पैराग्राफ वाइज लिखना नहीं है। डिस्टिंक्शन हमेशा टेबल वाइज होना चाहिए।
अब टेबल वाइज में लिखना कैसे, मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और मैं सीधा आपको बताता हूँ कि अगर टेबल में भी डिस्टिंक्शन आता है तो ये तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये डिस्टिंक्शन बिटवीन का। तो देखो मैंने यहाँ पे एक वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का डिस्टिंक्शन लिया है। अब इससे होता क्या है बच्चों, कई बार आप लोग क्या करते हो, आपको पता है कि आप 3 कॉलम बनाते हो, ये वाला जो कॉलम रह जाता है आपका, ये आप बना लेते हो बेसिस के लिए, ठीक है। फिर आप सीरियल नंबर नहीं बनाते हो, क्योंकि सीरियल नंबर में भी क्या होता है आपको पता है क्या, कि आपको लगता है कि यार जगह ज़्यादा खा लेगा। सीरियल नंबर का आप इंपॉर्टेंस समझ के लो, मैंने यहाँ पे अलग से सीरियल नंबर करवाया और बेसिस मैंने यहाँ पे लिखवाया। ये प्रेजेंटेशन आप देखो कितना भारी है, ये प्रेजेंटेशन 100 में से किसी एक की कॉपी में मिलेगा, डेफिनेटली मेरा जो वीडियो देख रहे हो उसमें तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे आप समझ के लो पॉइंट्स लिखने क्यों जरूरी, 1 2 3 4 5 लिखना क्यों जरूरी बच्चों। मान के चलो 4 मार्क्स का कोई डिस्टिंक्शन बिटवीन आया, आपने बेसिस वाला एक पॉइंट बना दिया और आपने डिस्टिंक्शन के 2 एस्पेक्ट कर दिए और लिख दिया, वो गिनने बैठेगा क्या 1 2 3 4 5 पॉइंट इसने बनाया? नहीं, आप उसके चाचा के दादा के ताया के लड़के नहीं हो, आप उसके लिए एक स्टूडेंट हो बस। लेकिन जहां आपने पॉइंट लिखा है तो नजर तो जाएगी ना, ओ 1 2 3 4 बोले 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट लिखा है, साइकोलॉजी से खेल लिया उसके, आपने उसके साइकोलॉजी से खेल लिया, क्योंकि आपने उसको दिखा दिया मैं 5 पॉइंट लिख कर आया हूं। समझ में आई क्या बात? तो आपको इसलिए सीरियल नंबर लिखना ही है और आपको ये प्रेजेंटेशन में जाना है, बीच में बेसिस और दोनों तरफ उसके डिफरेंस, बीच में बेसिस दोनों तरफ डिफरेंस। ये जो प्रेजेंटेशन है ना उसका दिल खुश कर जाएगा, बोले यार इतना नीट कैसे कोई लिख सकता है तो ऐसा। तो ये आपको समझ के लेना है, डिस्टिंक्शन आपका इस अकॉर्डिंग आएगा। और बच्चों आपको डाउट आ रहा होगा कि यार हर बार सर के आंसर शीट में आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन हर आंसर में अगर आपको दिखाना चाहूँगा मैं बच्चों, ये लाइन क्यों आप समझ के लो। ये लाइन देखो जब आप कभी भी लिख रहे हो ना, मैं थोड़ा सा इसमें इसको साफ कर देता हूँ, अगर आप देखोगे तो देखो इस लाइन की वजह से आपके आंसर कितने प्रेजेंटेबल है। वो लाइन की वजह से आपके आंसर एकदम बीच में फ्रेम्ड हुए वो बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। जितने भी हमने आंसर यहाँ पे लिखे हैं सब में बीच में हमने लास्ट में 2 मार्जिन लगाई हुई है। ये जो मार्जिन आप इसका पर्पस समझ के लो, इसकी वजह से आपके आंसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं, नीट दिखती सारी चीज़ें। और अगर आपको देखो यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट डालना है तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए हमने वो लाइन करवा के रखी हुई है। थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन के डिस्कस किया, एक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा जिसने मेरे मैराथन लेक्चर्स को देखा है, मैंने बोला था कि एक आंसर है लाइक कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, एक क्वेश्चन हमने मॉड्यूल के पीछे है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट। कमेंट करने बोला है, कंसिडरेशन एडुकेट होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए एडुकेट, इट कैन बी इनएडुकेट, इट कैन बी एडुकेट और इट कैन बी इनएडुकेट। तो उसके लिए मैंने आपको अपने मैराथन लेक्चर में बोला था कि मैंने बच्चों को लिखवा के रखा है क्लास में, उस हिसाब से लिखना है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं वो वाला जो आंसर है कि मैंने जो लिखवाया, मॉड्यूल के पीछे थोड़ा सा वो टेक्निकल वे पे लिखा है, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन को भी और कैसे अच्छे से लिख सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमने ये इतना सफाई से लिखा, इतनी इजी में। अब क्या होता है कुछ चीज़ें आप इतनी इजी में लिखते हो ना, आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप देखो क्या होता है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, ये हेडिंग हो गई। उसके बाद देखो लिखा है एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोमिसर, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25 प्रोवाइड करता है दैट एन एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द पार्टीज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड वियरली बिकॉज कंसिडरेशन इज एडुकेट। कंसेप्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको कंसेप्ट पता है उसको ये पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है, आप मेरे लेक्चर पे मैराथन पे जा सकते हो। तीसरा, inadequacy of consideration may be taken into account by court to determine whether the promiser's consent was freely given। अब नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि पहले तो उसने प्रोविजन लिखा, फिर एग्जाम्पल लिखा, और एग्जाम्पल के लिखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जैसे उसने कमेंट बोला है कि कमेंट करो करके, तो कमेंट में आपने को क्लियर हो गई होगी कि हाँ भाई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि एडुकेट होना है। ये इस तरीके से आपको आंसर उस पर लिख के लेना है। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ कि बाकी क्वेश्चन में अपन कैसे आंसर करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में अब जैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थर्ड वाला, राम कंसल्ट शामी कंडीशन और वारंटी के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कंडीशन एक्सप्रेसली बताई गई थी लेकिन श्याम ने वो कंडीशन पूरी नहीं की राम की,
तो ये सेक्शन 12 के ऊपर है, सेक्शन 12 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अभी देखो इसको भी अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो मैंने आपको फिर बताया सबसे पहले आप प्रोविजन लिखोगे, उसके बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, उसके बाद आप कंक्लूड करोगे, यानी कि अल्टीमेटली जो आपको क्वेश्चन पूछा गया वो आप अपने आंसर पे लिखोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार थर्ड वाला आंसर दिखाता हूँ। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, आपको मैं सोगा के एक आध आंसर्स दिखा के लेता हूँ। तो जैसे सोगा में अगर मैं आऊँ, तो अगर आप सोगा में देखोगे सबसे पहले अपने पास यूनिट 2 पे ये देखिए कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है। सेम लास्ट में यहाँ पे 2 लाइन आपको मिलेगी जो आपके आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाती है। और देखो यहाँ पे मैंने आंसर ऐसे लिखा है पॉइंट्स वाइज, कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन 12 के बाद अब देखो सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 हेडिंग डलवाइए, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, ये पूरे 12 के ऊपर ये सारी कंडीशन एंड वारंटी बताई है। उसके बाद अल्टीमेटली तो देखो कंक्लूजन जो पूछा, देखो इन द इंस्टेंट केस द टर्म्स that the car should be suitable for touring purpose is a condition of a contract. It is so vital that it is not its non-fulfillment defeat the very purpose for which Ram purchases the car. अब conclusion finally, क्योंकि conclusion आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यही पूछा है कि बताओ रेमेडी क्या अवेलेबल, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा राम को क्या रेमेडी अवेलेबल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अपने को वही प्रोविजन के बेसिस में बताना है। राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ द प्राइस। ये लास्ट पे आना चाहिए कंक्लूजन में। तो मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, एक बार आप आंसर को देख सकते हो कि आंसर पे क्या है सारी चीज़ें। अगर आप देखोगे आंसर पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि भाई एक एक सबसेक्शन को पहले हमने पॉइंट वाइज तोड़ा है। ये आपके मॉड्यूल पे, ये आपके एमटीपी और आरटीपी पे आपको पैराग्राफ वाइज मिलेगा, आपके सजेस्टेड आंसर में पैराग्राफ वाइज मिलेगा। इसमें मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आंसर गलत है, बट वो आंसर आप देखो वो टाइप रिटर्न है, उनका एक फॉन्ट सेट है, एग्जामिनर को उसको पढ़ने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। बट ये आंसर जो आप एग्जाम में खुद लिखते हो, ये आप खुद से ही लिखते हो, जिसमें आपके फॉन्ट इतने प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आएंगे। तो आपको ऐसे ही नीट एंड क्लीन उनको देना है और उसके बाद आपको आंसर का कंक्लूजन करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, उसके कोई इमोशन नहीं होंगे एग्जामिनर के, वो आपकी कॉपी चेक करेगा एज अ स्टूडेंट ही। आपकी कॉपी चेक करने को अगर उसको तकलीफ आएगी, आपके मार्क्स में तकलीफ आएगी। आप उसको जितनी सहूलियत पहुंचाओगे अपनी कॉपी चेक करने में, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आने वाले हैं। आप खुद सोचो उसकी साइकोलॉजी से कि यार उसके पास कितने पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, हर पेपर को घुस के नहीं पढ़ता, लेकिन जब एक एक चीज़ टूट टूट के, एक एक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जब आप उसको दिखा के रखोगे कि यार देखो हमको इतना कुछ आता है, इतना प्रेजेंटेबल करोगे, तो आप 100% अपने मार्क्स को बहुत इंप्रूव करोगे। और प्रेजेंटेशन इज द की। मैं आपको सिर्फ ये लॉ के सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स आपका डिस्क्रिप्टिव है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये जितने भी आपको आगे इंटरमीडिएट में जाओगे, आप आगे फाइनल में जाओगे, आगे जितने भी आपको पेपर देने हैं, प्रेजेंटेशन इज द की। कई इंसान को सारी चीज़ आते हुए भी वो गलत लिख के आ जाता है, गलत प्रेजेंटेशन कर देता है, उसकी वजह से उसको मार्क्स मिलते नहीं है। तो आपको प्रेजेंटेशन में फोकस करना है। एक बात मैं आपको जाते जाते और बताने वाला हूँ, एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलने के लिए। एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान पे और रखनी है। हर बच्चे की एक साइकोलॉजी होती है बच्चों, और वो शायद तुम्हारी भी होगी, लेकिन आज उसको आप चेंज करके ले लेना। आपको लगता होगा कि यार जो मेरे को सबसे पहले बेस्ट आता है ना, जो सबसे अच्छे से आता है ना, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ, फिर जो थोड़ा सा कम अच्छे से आता है फिर वहाँ शुरुआत करूँगा, फिर और जो कम आता है फिर वहाँ से। यानी कि आपका ऑर्डर ऐसे चलता है, जो सबसे अच्छा आता है सबसे पहले, फिर थोड़ा कम जो अच्छा आता है वो बाद में, फिर जो थोड़ा कम, और ऐसे करते करते लास्ट में आप पूरा गोबर करके आ जाते हो। लास्ट में पूरी गंदगी रहती है। बच्चों ये कभी भी करना नहीं है। 11th 12th की और बीकॉम की अप्रोच अपने को यहाँ पे अपनानी नहीं है। आपको क्या करना है आप समझ के लो। आपको जो सबसे अच्छा आता है वो आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद थोड़ा सा कम अच्छा, फिर थोड़ा सा कम अच्छा। जो आपको सबसे गंदा आता है ना बच्चों, जो मतलब आपको आता ही नहीं, आई विश आपके साथ कभी ऐसा ना हो, जो आपको आता ही नहीं है ना, उसको आप बीच में लिखना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? बीच में लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जामिनर पागल नहीं है, एग्जामिनर मूर्ख नहीं है। एग्जामिनर को पता है आज से नहीं, पिछले 10 सालों से, कि बच्चे की यही टैक्टिक होती है। बच्चे का पहला आंसर सबसे बेस्ट होगा, फिर थोड़ा सा कम अच्छा, 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 और उसको पता है लास्ट में जाते जाते पूरा गोबर करके आएगा। आप उसकी साइकोलॉजी से खेलो। आप सबसे अच्छा पहले दो, फिर अच्छा दो,
फिर बीच में गड़बड़ कर दो, पूरा गोबर कर दो, अगर नहीं आता है लास्ट में फिर अच्छा कर दो। वो बोलेगा अरे यार ऐसा कैसे हुआ, कि बच्चा पढ़ के आया, शायद मैं जज करने में गलती कर दी, उसका बीच वाला भी आंसर शायद सही होगा, और ऐसे करके उसका माइंडसेट बदल जाएगा आपके पेपर के लिए कि बोले नहीं यार पढ़ के तो आया यार, आगे भी अच्छा था पीछे भी अच्छा, बीच में गोबर था। क्यों? उसका साइकोलॉजी क्या सेट है, उसको यही दिखते हुए आ रहा है हर बार से, अच्छा 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 अच्छा, और लास्ट तक उसका माइंड सेट हो जाता है, अब ये गंदा गंदा लिखेगा, गोबर गोबर करेगा और काटते जाता है। वो उसकी साइकोलॉजी चलती रहती है। आप उसके साइकोलॉजी से खेलो, आप पहले अच्छा करो फिर अच्छा करो, जो आपको नहीं आता उसको लिखना मत पहले, उसके लिए पेपर छोड़ देना, क्योंकि अगर गोबर लिखने जाओगे ना तो जो अच्छा भी आता है वो भी नहीं लिख पाओगे, तो उसके लिए पेपर छोड़ दो, बीच में जगह छोड़ दो उसके लिए, और पहले जो अच्छे से आता है उसको लास्ट में करो और बीच में गोबर करके आओ पूरा। वो हिल जाएगा, बोले अरे यार ये कैसे हुआ, बोले मैं तो सोचा था ये लास्ट तक गंदगी करेगा करके, ये पढ़ के आया, शायद मेरी गलती हो गई होगी, मेरे को इतना कॉपी चेक करना था। आपको उसकी साइकोलॉजी से खेलना है बच्चों। अगर उसके आंखों को स्ट्रेन पहुंचाया ना आपने, आंखों पर स्ट्रेस पहुंचाया ना पेपर चेक कर, उसको आपको दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको कि यार आप क्या लिखे हो, आपके मार्क्स भी आपको समझ में नहीं आने वाले कि ऐसे मार्क्स क्यों दिए, क्योंकि उसको पेपर चेक करने में प्रॉब्लम हुई, आपको जानता नहीं बच्चे ने क्या पढ़ा है। इमोशंस नहीं आते पेपर के अंदर से कि पेपर खोला रहा इतना अच्छा पढ़ा है मेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हर पेपर एक है, उसके लिए हर बच्चा एक है। आपको जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आता होगा उतना अच्छा वो आपको मार्क्स देने वाला है, ये बात आप समझ के लीजिए। उसको आपने अगर तकलीफ दी वो आपके मार्क्स में भी तकलीफ देने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इन केस अगर आपको ये आंसर्स की कॉपी चाहिए और आपको आइडिया लेना है कि यार किस तरीके से आंसर्स लिखना है, आप मुझे व्हाट्सअप में कमेंट करके या व्हाट्सअप में मैसेज करके, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप इसको अवेलेबल कर सकते हो। अभी तक जिन बच्चों ने इन मेरे पेज को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ जो हो सकता है आपको लास्ट तक मिले ही ना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है। बहुत सारी वीडियो मैं एक दिन पहले डाल देता हूँ जो प्रीमियर शो में रहती, ताकि आपको आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, बट अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आने वाला है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो BCR में बनाने वाला हूँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में, कि उस पर आप किस स्मार्ट अप्रोच से सारी चीज़ को कवर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो, बहुत लोगों ने मेरे से मांगा था कि यार कैसे लिख सकते हैं सर हम आंसर, हमको आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूँ जितने भी आपको मैंने 2-4 क्वेश्चंस के बारे से और प्रेजेंटेशन लाइव कॉपी का दिखाया वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड इसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट आएंगे, मैं ऐसा होप करता हूँ। आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इसको शेयर करवा सकते हो, प्लीज़ शेयर करवाओ, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।